Hello, my dear children. I welcome you all in my class Learn English with Bhavna Mishra Pandey. Today we will do all the important question answers of the chapter The Summer of the Beautiful White Horse. Students, this is my third video on this chapter. In first video, we did the summary of this chapter, then all the short answer type questions. Now these are the long ones. So let's start. Question number 1. Who stole the beautiful white horse and why? वो जो ब्यूटिफुल वाइट कलर का हॉर्स था वो किसने चुराया एंड क्यों? हाउ डिड दे यूज द हॉर्स एंड व्हाट मेड देम रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ट्रू ओनर? तो वो जो हॉर्स था उसको कैसे यूज किया गया एंड ऐसा क्या था जिसने जिस वजह से उन्होंने वो हॉर्स को रिटर्न कर दिया उसके ट्रू ओनर के पास, जो कि उसका सही में मालिक था उसको. So the Summer of the Beautiful White Horse is a simple but interesting story. किसकी है? बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है. और ये किसके बारे में है? About stealing of a horse by two Armenian boys, Murad and Aram. तो ये स्टोरी है स्टीलिंग की. किस चीज़ की स्टीलिंग हुई थी? हॉर्स की. और किन्होंने की थी? मुराद एंड आरम ने, जो कि आर्मेनियन बॉयज थे. एंड लेटर हाउ दे रिटर्न इट टू इट्स ट्रू ओनर. और बाद में कैसे वो इसको वापस कर देते हैं उसके ओनर को. मुराद हैड अ पैशन एंड लव फॉर हॉर्स राइडिंग. मुराद का बचपन से ही एक पैशन रहा था. क्या था वो? उसको हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती थी. ड्यू टू दिस पैशन फॉर राइडिंग एंड फन वंस स्टोल अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. अब अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए उसने क्या किया? एक बार उसने एक प्यारा सा ब्यूटिफुल हॉर्स जो था वो चुरा लिया. देन actually the poverty of the tribe forced him to fulfill his desire for riding by stealing the horse. Actually हुआ क्या कि वो जो ट्राइब थी, जिस ट्राइब को वो बिलोंग करता था, उसका बिलीव क्या था? वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थी. लेकिन अब इस ट्राइब में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है. कॉमिकल पॉवर्टी यू कैन से, आपकी बुक में वर्ड दिया हुआ है कॉमिकल पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पुअर होना. तो जिस ट्राइब को वो बिलोंग करता था, अब वो ट्राइब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में जी रही थी, बहुत ज़्यादा निर्धनता की कंडीशन में जी रही थी. लेकिन अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए, उसकी डिज़ायर क्या थी? ऑफ राइडिंग अ हॉर्स. तो उस हॉर्स राइडिंग की जो डिज़ायर थी उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया? एक हॉर्स को चुरा लिया. हिज कजिन आरम टू लव्ड राइडिंग. और उसका मुराद का जो कजिन था आरम, जो नरेटर भी है इस स्टोरी का आरम, उसने क्या किया? उसको भी हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी. एंड इन हिज चाइल्डिश इनोसेंस he justified that stealing a horse for a fun and riding was not the same as stealing and selling it for money. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि गलत हो, तो हम क्या करते हैं? अपनी वेज से, अपने तरीके से उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? जस्टिफाई, मतलब उसको सच साबित करने की कोशिश करते हैं. एंड द सेम हियर डन बाय आरम. आरम ने कैसे जस्टिफाई किया स्टीलिंग ऑफ अ हॉर्स को? यानी हॉर्स चुरा लिया गया था मुराद द्वारा. लेकिन उसने इस बात को जस्टिफाई किया कैसे? उसने कहा कि अगर हॉर्स कहीं से हमने ले लिया है एंड उसको अपने मज़े के लिए एंड उसकी सवारी के लिए हमने अगर वो हॉर्स ले भी लिया है, तो वो स्टीलिंग नहीं मानी जाएगी. यानी चुराना थोड़ी कोई माना जाएगा. अगर हम उसको सेल कर देते हैं, मनी अर्न कर लेते हैं उससे, तब वो क्या माना जाएगा? तब वो स्टीलिंग मानी जाएगी, तब वो चोरी मानी जाएगी. ओके. The two boys enjoyed riding the horse early every morning and hid it in the barn of the deserted vineyard. तो वो जो दो बॉयज़ थे, आरम एंड और मुराद, वो क्या करते थे? अर्ली मॉर्निंग उस हॉर्स पे क्या करते थे? राइडिंग. एंड उसको बाद में छिपा देते थे. इतने बड़े हॉर्स को रखने के लिए कोई प्लेस चाहिए था. तो एक डेजर्टेड वाइन यार्ड था. डेजर्टेड का मतलब होता है काफ़ी लंबे टाइम से छोड़ा गया, जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही हो. तो ऐसे वाइन यार्ड में वो उसको जाके वहाँ पे छुपा देते थे. The boys belonged to the Garoglanian family, which was known for its integrity and honesty. और वो जो दोनों बॉयज़ थे, आरम एंड मुराद, वो गैरोग्लेनियन फैमिली को बिलोंग करते थे. वो फैमिली
जिसको मतलब उनकी ऑनेस्टी सब जगह जानी जाती थी। इंटेग्रिटी का मतलब भी यही होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट। तो उस फैमिली को, गैरोग्लेनियन फैमिली को, वो दोनों बॉयज बिलोंग करते थे। One day when the boys met John Byro, एक दिन जब वो दोनों बॉयज जॉन बायरो से मिले, true owner of the horse, and heard his confidence in the honesty of their family, the boys has become conscience stricken. अब वो क्या ऐसी चीज़ थी जिन्होंने उन बॉयज़ को कंपेल किया, बाध्य किया कि वो उनके ट्रू ओनर को लौटा दें? तो क्या था वो? वन डे व्हेन द बॉयज़, जब वो दोनों बॉयज़ मिले किससे? जॉन बायरो से। जॉन बायरो कौन था? ट्रू ओनर था, मतलब सही में वही ओनर था उस हॉर्स का। एंड हर्ड हिज कॉन्फिडेंस इन द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली। तो उसमें उसने क्या देखा उन दोनों बॉयज़ ने कि ये जो जॉन बायरो हैं ये हमारी फैमिली की ऑनेस्टी के बारे में बात कर रहे हैं। द बॉय हैज़ बिकम कॉन्शियस स्ट्राइकन, यानी कि उनको बॉयज़ के मन में ये आ गया कि मतलब एक तरह से वो अनईजी हो गए, गिल्टी फील कर रहे थे वो कि हमारी फैमिली के बारे में इतना कुछ फेमस है एंड व्हाट वी आर डूइंग, और हम क्या कर रहे हैं। सून द प्राइड एंड ऑनेस्टी which they inherit from their tribe overpowered their childish pranks. तो सून, जल्दी ही क्या हुआ, जो प्राइड एंड ऑनेस्टी मतलब उनके जो उनको ईमानदारी जो उन्होंने ली थी, कहाँ से ली थी? इनहेरिट की थी, यानी कि उनको पीढ़ी दर पीढ़ी मिली हुई थी अपनी ट्राइब से, वो उनके ऊपर हावी हुई। ओवरपावर्ड मीन्स उनके ऊपर हावी हुई। किस पे? जो चाइल्डिश प्रैंक उन्होंने की थी। चाइल्डिश प्रैंक मतलब बचपना में जो उन्होंने शरारत कर ली थी। क्या शरारत की थी? स्टीलिंग अ हॉर्स। एंड दे रियलाइज्ड दैट व्हाट डिड दे वाज रॉन्ग एज दिस कुड ब्रिंग डिसग्रेस टू देयर फैमिली। और बाद में उनको क्या रियलाइज हुआ कि जो कुछ उन्होंने किया, व्हाट दे डिड वाज रॉन्ग, कि वो क्या था? वो गलत था। जबकि और उसकी वजह से हो क्या सकता था? दैट कुड ब्रिंग डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब होता है रेपुटेशन खो जाना। रेपुटेशन खो जाने का मतलब है कि मतलब वो ये सोच रहे थे कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन खो जाएगी, इसलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि वो अपना जो उन्होंने चुराया है हॉर्स, उसको वो रिटर्न कर देंगे उसके ट्रू ओनर को। द कॉन्शियस स्ट्राइकन दे इवेंचुअली रिटर्न द हॉर्स टू इट्स राइटफुल ओनर। तो जब उनको अंदर से ऐसा, व्हेन दे फेल्ट अनईजी बाय दिस गिल्ट, गिल्ट किस चीज़ की थी? वो किस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा था उनको? हॉर्स चुराने का। तो उन्होंने क्या किया? कॉन्शियस स्ट्राइकन मतलब जब उनको गिल्ट फील हुआ तो इवेंचुअली मीन्स इन द एंड, तो उन्होंने क्या किया? उसके ट्रू ओनर को, हॉर्स के ट्रू ओनर जो कि जॉन बायरो थे, उनको वो हॉर्स लौटा दिया। Question number 2 is compare and contrast the characters of Murad and Aram. Murad and Aram के characters में क्या क्या विरोधी चीज़ें थी, कॉन्ट्रास्ट क्या था, क्या अपोजिट चीज़ें थी दोनों के बारे में हमको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके बताना है दोनों का कैरेक्टर। सो मुराद एंड आरम आर कजिन्स। मुराद एंड आरम दोनों कजिन्स थे। मुराद वॉज ऑफ 13, मुराद 13 year old एंड आरम वॉज ऑफ 9। बोथ इंटरेस्टेड फॉर हॉर्स राइडिंग, दोनों को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद थी। बट देयर फैमिली वॉज टू पुअर टू बाय अ हॉर्स, लेकिन फैमिली जो थी बहुत बहुत ज़्यादा पुअर थी कि वो एक हॉर्स नहीं खरीद सकते थे। बोथ वर एडवेंचर लविंग, उनको एडवेंचर्स पसंद थे। बोथ न्यू दैट देयर फैमिली वॉज वेल नोन फॉर ऑनेस्टी एंड राइट कंडक्ट, और दोनों को ये बात पता थी कि उनकी फैमिली वेल नोन है। वेल नोन मीन्स फेमस है, किस चीज़ के लिए? अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने बिल्कुल अच्छे बिहेवियर के लिए। तो मुराद हैड अ स्ट्रीक ऑफ क्रेजीनेस, लेकिन मुराद जो था उसमें एक, उसके कैरेक्टर में क्या था? थोड़ा सा मैडनेस, यू कैन से अग्रेसिव बिहेवियर ऐसा था उसका। आरम कैसा था? आरम वॉज ऑनेस्ट एंड सिंपल हार्टेड। आरम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट था और हार्ट का भी बिल्कुल क्लीन था। मुराद वॉज मोर टैलेंटेड एंड बोल्डर देन आरम, लेकिन मुराद क्या था? मुराद में टैलेंट भी ज़्यादा था और वो आरम से ज़्यादा बोल्ड भी था। ही डोमेस्टिकेटेड द वाइल्ड हॉर्स फॉर जॉन बायरो। अच्छा, उन्होंने क्या किया? किसने? मुराद ने। मुराद ने जॉन बायरो का जो हॉर्स था उसको डोमेस्टिकेट किया, मतलब अपने पास पाल भी लिया था उसको, मतलब इतना ज़्यादा
वो सेंटेंस बोलता है चैप्टर में, आई हैव अ वे विद दिस, आई हैव अ वे विद दैट, यानी कि मैं हर चीज को टैकल कर सकता हूँ, ही मीन्स टू से। तो ही रिपेयर्ड द इंजर्ड विंग ऑफ अ रोबिन बर्ड, एक बर्ड का जो विंग था वो डैमेज हो गया था, वो घायल हो गया था, एक्चुअली जो बर्ड था वो घायल हो गया था, और इंजरी कहाँ थी, उसके विंग में, तो उसने वो भी रिपेयर किया मुराद ने। ही न्यू हाउ टू डील विद द हॉर्स, द डॉग एंड द फार्मर, और उसको ये पता था कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना है। उसने हॉर्स को भी उतने ही अच्छे तरीके से टैकल किया। जब एक बार जॉन बायरो उनसे मिले, उन दोनों बॉयज से, तो उसने पहचान लिया था, लेकिन बॉयज ने क्या किया, जब वो हॉर्स रिटर्न किया तब जॉन बायरो का एक स्टेटमेंट आया था कि मेरा हॉर्स पहले से ज़्यादा वेल टेम्पर्ड हो गया, यानी पहले से और बेटर बिहेव करने लगा है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि मुराद जो था वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से टैकल करना जानता था। एंड डॉग को कहने की बात क्या थी, जब मुराद एंड आरम उस डॉग को, उस हॉर्स को वहाँ पे रखने गए थे जॉन बायरो के फार्म हाउस पे, जो वहाँ पे था बान, वहाँ पे रखने गए थे, तब वहाँ पे एक डॉग था, लेकिन मुराद ने उस डॉग को भी बहुत अच्छे से टैकल किया। ओके, तो इस चीज़ से हमको पता चलता है कि मुराद जो था वो हर चीज़ को टैकल करना बहुत अच्छे से जानता था। एंड फार्मर, कौन था फार्मर? फार्मर थे जॉन बायरो, उनको भी बहुत अच्छे से टैकल किया। कंपैरेटिवली आरम वॉज टिमिड, लेकिन आरम के अगर बिहेवियर की बात करें तो आरम कुछ शाय नेचर का था, कुछ दबा दबा रहता था, वो बहुत ज़्यादा उतना बोल्ड नहीं था जितना कि मुराद था। Bring out some of the notable traits of मुराद्स कैरेक्टर। अब मुराद के कैरेक्टर में ऐसे कैसे ट्रेट्स का होता है, ट्रेट्स मीन्स क्वालिटीज, एंड नोटेबल ट्रेट्स मतलब वर्दी फॉर समथिंग। ओके, सो मुराद एंड आरम आर cousins, 13 and 9-year-old respectively. So bring out characters, notable traits of Murad's character. मुराद एंड आरम, यू नो, दे बोथ वर cousins थे। अब मुराद कौन था? मुराद द सन ऑफ जोराब, मुराद जो था वो किसका सन था? जोराब का। वॉज द 13-year-old cousin ऑफ आरम, एंड जोराब वॉज अ प्रैक्टिकल मैन। जोराब कैसे इंसान थे? बिल्कुल व्यवहारिक, जो बहुत प्रैक्टिकल थे। बट मुराद वॉज मोस्ट अनलाइक हिम, मोस्ट अनलाइक हिम मतलब उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं था मुराद। मुराद अपने फादर का जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज कंसिडर्ड एज क्रेजी एज हिज अंकल खोसरो। तो मुराद जो था वो कैसा था? जैसा क्रेजी उसके अंकल थे वो उन्हीं के जैसा था। अंकल खोसरो जो थे वो क्या थे? बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाते थे, एंड मुराद का भी थोड़ा थोड़ा वैसा ही था, वो भी बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाता था, लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण भी थे अलग अलग तरह के। ही वॉज नॉट सो ऑनेस्ट एज हिज फैमिली और ट्राइब, लेकिन मुराद इतना ऑनेस्ट नहीं था जितने कि उसकी फैमिली और उसके ट्राइब के पीपल थे, वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट थे। हम ये बात ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वंस ही स्टॉल अ हॉर्स, उसने हॉर्स चुरा लिया था। He did not hesitate to steal जॉन बायरो's horse, और एक बार भी उसको हिचक नहीं हुई जॉन बायरो का हॉर्स चुराने में। He was as fond of horse riding as his cousin, और वो भी उसको इतना लगाव था किससे? हॉर्स राइडिंग उसको बहुत पसंद थी अपने कजिन की तरह। कजिन का नाम क्या था? आरम। बट ही डिड नॉट हैव द मीन्स टू बाय अ हॉर्स, हॉर्स राइडिंग का शौक था लेकिन उतने मीन्स नहीं थे। मीन्स का मतलब यहाँ है रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक हॉर्स परचेज कर पाए। तो अब रिसोर्सेज नहीं थे बिकॉज दे वर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की स्थिति में जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी रह रही थी। मीन्स नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे। अपने पैशन को पूरा करने के लिए मुराद ने क्या किया? एक हॉर्स को चुरा लिया जॉन बायरो से। वेरी क्लेवरली ही हिड द हॉर्स इन अ डेजर्टेड बार्न, और बहुत ही क्लेवर वे से, बहुत ही ज़्यादा चालाकी से उसने क्या किया? उस हॉर्स को छुपा दिया। कहाँ पे? डेजर्टेड बार्न में, मतलब वो जगह जो बहुत लंबे टाइम से यूज़ नहीं की गई थी, जहाँ पे बार्न, जहाँ पे स्टोर किया जाता है अनाज वगैरह,
तो उस जगह पे उसने क्या किया, हॉर्स को छुपा दिया. एंड टुक इट आउट एट डे ब्रेक फॉर अ जॉय राइड. एंड उसको बाहर कब निकाला जाता था, सुबह सुबह के टाइम. डे ब्रेक मीन्स जब बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, अर्ली मॉर्निंग यू कैन से. किस चीज़ के लिए, फॉर अ जॉय राइड, उस पर सवारी करने के लिए. ही लुक्ड एडवेंचर एंड ही लव्ड एडवेंचर एंड सिंगिंग. उसको सिंगिंग भी बहुत पसंद थी और एडवेंचरस थिंग्स करना भी बहुत पसंद था. एंड एक सेंटेंस है आपके उसमें मुराद के लिए कि उसको सिंगिंग तो बहुत पसंद थी, लेकिन जब भी वो कभी सिंगिंग करता था वो कैसा लगता था, लाइक ही इज़ रॉरिंग, वो दहाड़ रहा है. ही हैड रिमार्केबल सेल्फ कॉन्फिडेंस. बहुत शानदार उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो बहुत अच्छा था. वो किसी का भी नाम बहुत अच्छे से, जैसे आपने देखा होगा एक बार चैप्टर में, जब उससे जॉन बायरो ने पूछा कि इसका नेम क्या है हॉर्स का, तो अगर हमने हॉर्स को स्टील किया है तो हम उसका नेम कैसे बता सकते हैं. बट देन एंड देयर उसने अपनी विट्स का यूज़ किया, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज़ किया, एंड क्या बोला, माई हार्ट. सो उसमें बहुत गजब का सेल्फ कॉन्फिडेंस था मुराद में. ही सेड बोस्टफुली दैट ही हैड अ वे विद अ हॉर्स, अ डॉग एंड अ फार्मर. वो बोस्टफुली कहता है, अपनी प्रशंसा करते हुए खुद ही बोलता है, आई हैव अ वे विद, मैं टैकल कर सकता हूँ. किसको, हॉर्स को. और वो उसने प्रूव भी किया, उसने हॉर्स को बहुत अच्छे से टैकल किया, क्योंकि बाद में वो बहुत अच्छे टेम्पर का हॉर्स बन गया था. टेक्स्ट में आप देख सकते हो, द सेम इज रिटन ओवर देयर. डॉग को भी उसने बहुत अच्छे से ट्रीट किया जब वो हॉर्स को वापस लौटाने गए थे. एंड फार्मर जॉन बायरो के साथ भी उसने बहुत अच्छे से, उसको पता नहीं चलने दिया हॉर्स के बारे में. ही वॉज नॉट अ थीफ. वो थीफ नहीं था एक्चुअली, उसने वो चोरी इंटेंशनली नहीं की थी, दैट वॉज फॉर अ फन ओनली. ही रिटर्न द हॉर्स टू इट्स ओनर जॉन बायरो आफ्टर अबाउट 6 वीक्स. तो 6 वीक्स के बाद उन्होंने उस हॉर्स को रिटर्न भी कर दिया था. किसको, जॉन बायरो को, जो कि उसके ट्रू ओनर थे. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. The narrator's Uncle Khosrow was known to be a crazy fellow. Give a few instances of his craziness. तो अंकल खोसरो, जो कि मुराद को माना जाता था कि मुराद के जैसे ही अंकल खोसरो के सारे गुण किसमें हैं, मुराद में. और मुराद के फादर कौन थे, जोराब. लेकिन वो अपने फादर जैसा बिल्कुल नहीं था किसके जैसा, खोसरो जैसा, अंकल खोसरो जैसा. अब मुराद के बाद पढ़ लिया है हमने, तो अब हम किसको पढ़ते हैं, अंकल खोसरो को. तो देखते हैं, वो एक क्रेजी फेलो के बारे में क्रेजी फेलो के रूप में जाने जाते हैं. तो क्या ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं, क्या ऐसे उदाहरण हम देख सकते हैं उनके क्रेजीनेस के. क्रेजीनेस यू कैन से बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना, यू कैन लिटिल बिट मैडनेस यू कैन से. The narrator's uncle Khosrow was an enormous man with a large mustache. तो अंकल खोसरो जो थे, नरेटर के अंकल, वो क्या थे, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत लार्ज साइज यू कैन से, थोड़ा ज़्यादा होंगे हाइट में मे बी. ओके. एंड विद अ इनॉर्मस मैन विद अ लार्ज मस्टैच, और उनकी मूछें भी बहुत बड़ी बड़ी थी. बट ही वॉज considered crazy and capricious by the people who knew him. लेकिन जो पीपल उनको जानते थे वो उनको क्या बोलते थे कि ये थोड़े से क्रेजी हैं. एंड कैप्रिशियस, कैप्रिशियस का मतलब आप कह सकते हो कि सडन उनका मूड जो था वो चेंज हो जाता था. मीन्स एकदम से अलग वाला, स्टेबल नहीं रहता था. मीन्स अलग को कब गुस्सा हो जाए, अग्रेसिवनेस, वो हम नहीं कह सकते. जो पीपल उनको जानते थे वो ऐसे कहते थे. ही वॉज फ्यूरियस बाय नेचर, और नेचर से भी वो कैसे थे, फ्यूरियस, थोड़े गुस्से वाले, एंग्री यंग मैन यू कैन से. ही वॉज ईजीली एनॉयड, और बहुत जल्दी उनको एनॉयंस हो जाती, चिड़चिड़ापन, इरिटेटेड यू कैन से. ही वॉज इम्पेशेंट, और उनमें धैर्य की भी कमी थी, हर चीज़ में पेशेंस नहीं था. मीन्स ही वुड नॉट लेट एनीबडी हैव टू स्पीक, और किसी को अपने सामने बोलने नहीं देते थे. He silenced people with his roar, और लोगों को चुप करा देते थे, कैसे, खुद दहाड़ के. So once his house was on fire, एक बार उनके घर में क्या थी, आग लग गई थी. And his son ran to the barber shop, वो वहाँ पे बार्बर की शॉप पे बैठे थे. तो गिव द बैड न्यूज़, वो बैड न्यूज़ सुनाने के लिए उनका जो सन था वो उस बार्बर की शॉप पे गया. बट ही पेड नो अटेंशन टू इट एंड रिपीटेड हिज वर्ड्स रूडली, और उन्होंने उस बात पे कोई ध्यान ही नहीं दिया. एंड अपने वर्ड्स जो वो रिपीट किया करते थे, पे नो अटेंशन टू इट,
व्हाट इज़ द हार्म, ऐसे करके जो वो वर्ड्स रिपीट करते थे वो वर्ड्स उन्होंने रिपीट किए और उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, जबकि घर में आग लगना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ही गॉट इरिटेटेड, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे। कब? When जॉन बायरो स्पोक अबाउट हिज स्टॉलन हॉर्स, एक बार जॉन बायरो उनसे मिलने उनके घर आए, अंकल खोसरो से मिलने आए, तो वो बता रहे थे कि अब जो उनकी कैरियर्स है वो कैरियर्स अकेली ही है घर में, क्योंकि हॉर्स तो किसी ने चुरा लिया है। तो जैसे ही उन्होंने हॉर्स चुराने की बात कही, अंकल खोसरो को बहुत गुस्सा आ गया कि क्या है ये, व्हाट इज़ द कंप्लेन, क्या हो गया अगर हॉर्स किसी ने चुरा लिया तो। एंड उनको बहुत गुस्सा आया एंड ही स्लैम्ड द डोर, स्लैम्ड का मतलब बहुत तेजी से गेट बंद करके वो बाहर निकल गए, एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम बाय स्लैमिंग इट, डोर को बहुत जोर से स्लैम किया, टकराया वो गेट जोर से एंड वो बाहर आ गए। ही वॉज अ स्ट्रेंज कैरेक्टर, कैसे कैरेक्टर है, बिल्कुल अलग, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब तरह के कैरेक्टर दिखाए गए हैं इस स्टोरी में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन गैरोग्लेनियन ट्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज एन आर्मेनियन ट्राइब, जो गैरोग्लेनियन फैमिली थी वो क्या थी, एक आर्मेनियन ट्राइब थी। 11 centuries ago it was the wealthiest family in the part of the world, तो पूरे वर्ल्ड में क्या थी, गैरोग्लेनियन फैमिली जो थी बहुत ज़्यादा वेल्दीएस्ट मानी जाती थी। 11 centuries ago की बात है ये। However, now every branch of the Garoglanian tribe was living in the most amazing and comical poverty in the world. लेकिन अब के हालात कैसे हैं कि गैरोग्लेनियन फैमिली जो है, गैरोग्लेनियन ट्राइब जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी में रह रही है, बहुत बहुत ज़्यादा निर्धनता की स्थिति में रह रही है। These people had no money, इन पीपल के पास मनी भी नहीं था। Nobody could understand where they ever got money enough to keep them with food in their bellies. मतलब हम ये भी नहीं सोच सकते, इतना भी कोई गैस भी नहीं कर सकता कि वो फूड आ कहाँ से रहा है, मतलब इतना फूड भी नहीं है उनके, खाने को दाना तक नहीं है, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी में है, यानी खाने के भी फाफे पड़े हैं, यू कैन से। द गैरोग्लेनियन ट्राइब वॉज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, लेकिन एक बात इनमें ये है, ऐसी कॉमिकल पॉवर्टी में रहते होने के बावजूद दे आर ऑनेस्ट, और वो किस चीज़ के लिए फेमस है पूरी ट्राइब, अपनी ऑनेस्टी के लिए। इट हैड बीन द हॉलमार्क ऑफ द ट्राइब फॉर मेनी सेंचुरीज, और ऑनेस्टी उनकी जो ट्राइब है उसका हॉलमार्क रहा है बहुत बहुत पहले वाली सेंचुरीज से। दे वर प्राउड ऑफ देयर फैमिली, सबसे पहले उनको अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ट्राइब है। ऑनेस्टी केम नेक्स्ट, और उसके बाद उनका मेन चीज़ क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी। एंड देन दे बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, क्या सही क्या गलत वो बाद में बिलीव करते हैं, उससे पहले उनको ईमानदारी, उनको अपनी फैमिली पे गर्व है क्योंकि जो वेज उन्होंने चूज़ किए हैं उनकी वजह से, एंड वो सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। ओके, none of them would take advantage of anybody in the world, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने बिना मतलब से किसी का एडवांटेज लेने की कभी कोशिश की हो, किसी से बिना मतलब के बेनिफिट लेने की कोशिश की हो। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, और इस फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ हो ही नहीं सकता। द एल्डर्स फेल्ट पेन्ड टू रिमेंबर दैट दे हैड लॉस्ट देयर होमलैंड, और फैमिली के जो एल्डर पीपल हैं उनको बहुत दुख होता है जब उनको बातें याद आती हैं, पिछली बातें, कि कैसे उन्होंने अपनी लैंड जो थी वो खो दी। These people shifted their residence from one place to the other, और एक जगह से दूसरी जगह कैसे उन्होंने अपना, वो बहुत ज़्यादा पेन फील करते जब उनको ये याद आता है कि जब बहुत अच्छी जगह पे रहते थे और वहाँ से उन्होंने अपना जो प्लेस था वो चेंज करके फिर दूसरी जगह पे चले गए, घर उन्होंने अपना चेंज कर लिया था। द नरेटर सेज, नरेटर कौन है इस स्टोरी में, आरम। तो आरम क्या बोलता है, दैट ईयर वी लिव्ड इन द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, तो वो क्या बताता है कि बिल्कुल टाउन की एज पे, वॉलनट एवेन्यू पे, वहाँ हमारा घर हुआ करता था। दे लव्ड कंट्री साइड हैविंग वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, ऑलिव्स एंड वॉलनट्स, तो ये जहाँ पे मतलब ये कंट्री साइड की ये सारी जगह, गांव की ये सारी जगह उनको बहुत पसंद थी। द नेम्स ऑफ द पीपल आर सेमी अरेबिक, और इस जो गैरोग्लेनियन फैमिली है इनके जो पीपल हैं उन सब के नेम भी क्या हैं, थोड़े बहुत अरेबिक हैं। जैसे आप सुनिए, मुराद है, आरम है,
खोसरो है, ये सारे नेम क्या हैं, सेमी अरेबिक नेम्स हैं. सो Garogleanian tribe is said to be a work of fiction by author William Sarian in his book of the year 1940 My Name is Aram. तो Garogleanian tribe जो है ये किसका वर्क है, विलियम सैरियन का वर्क है, और 1940 में उन्होंने अपनी एक बुक में इसको प्रकाशित किया था, जिस बुक का नाम था माई नेम इज आरम. देवर आर्मेनियन, वो आर्मेनियम से थे, आर्मेनियम ट्राइब के थे. They were poor people who hardly managed to gather food to feed their stomach every day, but they were known for honesty. बहुत मुश्किल से उनको खाना मिलता था, खाना गैदर करते थे, फूड इकट्ठा करते थे, लेकिन फिर भी उनको जो ऑनेस्टी थी, ऑनेस्टी उनके लिए मेन चीज़ थी. हॉस्पिटैलिटी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, हॉस्पिटैलिटी मतलब दूसरों का आदर सत्कार करना. खुद ऐसी स्थिति में है, कॉमिकल पॉवर्टी में है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी उनका मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ट्राइब. ट्राइब के लिए मेन चीज़ क्या थी, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य सत्कार. मोस्ट ऑफ द आर्मेनियन पीपल फॉलोड क्रिश्चियनिटी, और आर्मेनियन पीपल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे मतलब उस टाइम. दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फूड एट सोशल गैदरिंग्स. तो जब भी उनकी सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, तरह तरह की वैरायटी वाले फूड्स वहाँ हुआ करते थे. आपकी बुक में टेक्स्ट में भी आपने पढ़ा है कि क्या था, कभी वो जो ये ट्राइब थी ये बहुत बहुत ज़्यादा वेल्दीएस्ट हुआ करती थी. वेल्दी का मतलब रिच, बहुत रिच हुआ करती थी. दे फोकस्ड ऑन फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, और किस पे इनका मेन फोकस था, फॉरगिवनेस, यानी कि किसी ने कोई पाप भी कर दिया है तो उसको माफ़ कर देना चाहिए. एंड ऑन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस. तो ये मेन चीज़ें थी जिस पे वो फोकस करते थे. Thank you so much, students. Stay connected. Keep watching. We will meet in the next